बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, और इसकी रिव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का नेम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी डायग्राम है, ऐसी चार साइड वाली डायग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो आज हम इसकी रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड अननोन्स, यानी स्टूडेंट इसके अंदर जो अननोन है वो x, n, m और y है। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इसके ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये एंगल्स बराबर होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स यानी 75 और n ये इक्वल होते हैं। ये एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स, यानी स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल ये है कि एक ही लाइन के ऊपर जो बनने वाले एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, यानी एंगल n और एंगल y ये बराबर होते हैं, इन्हें अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अगर n जो है वो 75 है तो फिर अगर n 75 है और n y के भी इक्वल है तो y भी 75 हो गया हमारे पास। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी ये x प्लस वाई को अगर हम सम करें तो हमारे पास 180 आंसर आता है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो है वो 180 ही होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। उसके बाद स्टूडेंट मैंने y की वैल्यू 75 पुट कर दी, 75 उधर जाके माइनस हो गया और 180 से ये माइनस हुआ तो 105 हमारे पास आ गया। अब फिर ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे दिखी डायग्राम में। अब x और m दोनों ऑपोजिट एंगल हैं। अगर हमारे पास x 105 है तो m भी हमारे पास 105 होगा। इस तरह से हम चारों एंगल्स जो भी अननोन वैल्यूज हैं वो हमने क्वेश्चन में फाइंड की हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पहले स्टूडेंट आप देखें कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, यानी इधर 11x है इधर 55 है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो 11x इज इक्वल टू 55, 11 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई से दो एंगल्स का सम अगर 180 के इक्वल हो, यानी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, इन्हें इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो एंगल a प्लस डी इज इक्वल टू 180, a हमारे पास 55 है और d हमारे पास 5m प्लस 10 है। ये स्टूडेंट 55 और 10 जब ऐड होंगे तो हो गए 65, 65 उधर जाके हो गया माइनस 180 में से 65 गए तो हमारे पास 15 बच गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड m एंड n, और ये हमें डायग्राम दी गई है। तो स्टूडेंट ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की, और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होती हैं। मतलब ये जो साइड है इसकी ऑपोजिट साइड ये है, यानी LM इज इक्वल टू PN। अब LM हमारे पास 8m माइनस 4 है और PN हमारे पास 8 है। इनको 4 पे डिवाइड कर दो तो ये 4 पे डिवाइड हुआ तो 2 आ गया, ये 4 पे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, ये 8 4 पे डिवाइड हुआ तो 2 आ गया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। अब जो दूसरी साइड है, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये भी बराबर है, यानी LP इज इक्वल टू MN। LP हमारे पास है 4m प्लस n और MN हमारे पास है 10, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड होने के बाद n से n कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 6m आ गया और ये ऐड होके 12 आ गया। 6 उधर जाके डिवाइड होके 12m हमारे पास आ गया 2। m की वैल्यू स्टूडेंट आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दे, मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी तो ये m इधर 2m की जगह 2 रख दिया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, 8 उधर जाके माइनस हुआ तो n भी हमारे पास जो है वो 2 आ गया। अब स्टूडेंट हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ सम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, यानी उसने कहा है कि दो एंगल्स का सम जो है वो 110 आता है। ऑपोजिट एंगल्स का सारे एंगल्स मालूम करें। अब एंगल L जो है वो एंगल N के, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑपोजिट एंगल और बराबर है, यानी
एंगल एल इज़ इक्वल टू एंगल एल, इट इज़ गिवन। अब बताया ये गया कि अगर कोई से दो ऑपोजिट एंगल्स को जमा करें तो 110 आता है। अब देखिए हमने ये ऊपर बात कही है कि एंगल एल जो है वो एन के बराबर है, तो हमने एल की जगह पर एन ही लिख दिया, तो एन प्लस एन 2n हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो एन हमारे पास आ गया 55। अब एल और एन बराबर हैं, अगर एन 55 है तो एल भी हमारे पास 55 होगा। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। अब कोई से भी दो इंटीरियर एंगल ले लें, एल पी ले लें, एल एम एम एन जो मर्जी ले लीजिए, तो एंगल एल प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। एल हमारे पास 55 है, उधर जाके माइनस हो गया, तो ये एल पी हमारे पास आ गया 125। ऑपोजिट एंगल्स, तो स्टूडेंट अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, अगर पी और ये बराबर होते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम, ठीक है जी। तो अगर एंगल पी हमारे पास 125 है तो एम भी हमारे पास 125 ही होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 11 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 12 पे। चैप्टर नंबर 12 का नेम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। इसकी रिव्यू के सिर्फ 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है और एंगल ए में से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जो पॉइंट डी पर मिलता है। अगर ये ए डी जो बाइसेक्टर है तो फिर x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर स्टूडेंट ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी टोटल सम इसका 180 के इक्वल होता है, और फिर अगर इसको 3 पे डिवाइड करें तो 60 जो है वो एक एंगल बनता है। जैसे एंगल बी जो है वो हमारे पास जी है वो 60 है, ये तो वैसी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अगर स्टूडेंट ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, इट मीन्स कि ये पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, यानी जो एंगल ए है उसका हाफ, एंगल ए 60 है तो ये 60 से डिवाइड होकर 30 आ जाएगा, और x और y दोनों बराबर है क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर x हमारे पास 30 है तो x और y जब बराबर हैं तो y भी हमारे पास 30 होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डायग्राम दी गई है और कहा गया है कि x और m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम में स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसकी जो एंगल लेंथ एल एम है वो कॉन्ग्रुएंट है एल एन की, एल एम कॉन्ग्रुएंट है एल एन की। एल एम हमारे पास है 2x + 6 और एल एन हमारे पास है 18। ये 6 उधर जाके माइनस हो गया तो 12 आ गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब ये जो साइड है ये दूसरी साइड के बराबर है, यानी एम ओ इज इक्वल टू एन ओ। अगर एम ओ एम है तो एन ओ एन है, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही एम की वैल्यू आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 12 कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 13 चैप्टर नंबर। ये बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं, इनकी रिव्यूज़ जो हैं इतनी कोई लेंथी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 13, इसका नेम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी रिव्यू के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक पॉइंट है P, इसका सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है लाइन पर। तो जाहिर बात है यही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, और वहाँ एंगल कितना बनता है वो 90 का एंगल बनता है, द एंगल इज़ 90 डिग्री। यानी पॉइंट P का जो AB के ऊपर एंगल बनता है सबसे छोटे डिस्टेंस की वजह से वो 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की बात करते हैं। 4 भी ऐसा ही है, 4 आप खुद कीजिएगा, 3 जो है उसमें डिफरेंस लेना है, बस 4 में सम लेना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ़ 13, 12 and 5 cm are the length of the triangle, verify that difference of measure of any two sides of triangle is less than third side। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इनको नेम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का, अब कोई भी नेम दे सकते हैं। अब आपने कोई सी 2 साइड को सम करना है, वो तीसरी से आंसर कम होना चाहिए उसका। जैसे मैंने a - b किया, यानी 13 - 5 8 आ गया। अब 8 जो है वो c वाली वैल्यू से कम है, ये वेरीफाई हो गया। अब c - b,
अगर हम c माइनस बी को करें 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, जो a से कम है, a हमारे पास 13 है। अब नेक्स्ट तीसरी साइड कंडीशन की बात करते हैं। अगर हम a माइनस सी करें यानी 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, अब 1 जो है वो b से कम है, यानी कोई सी दो साइड्स का डिफरेंस लें वो तीसरी साइड से कम होना चाहिए। तो इस तरह से वो तीनों लेंथ मिलकर एक ट्राइंगल बनाती हैं। अगर स्टूडेंट इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये ट्राइंगल नहीं बनाती। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सिर्फ सम करना है कि कोई सी दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए, डिफरेंस में कम होना चाहिए, सम में ग्रेटर होना चाहिए। अगर तीनों आप कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो ट्राइंगल बनाती हैं। इसी तरह स्टूडेंट अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 3, 4 एंड 7 आर नॉट लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव रीज़न। देखें स्टूडेंट अभी मैंने बात की है कि अगर डिफरेंस की बात करें हम, डिफरेंस की, तो कोई सी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कम होना चाहिए। मतलब a माइनस बी लेस देन सी होना चाहिए, b माइनस सी लेस देन a होना चाहिए, c माइनस ए लेस देन b होना चाहिए। अगर हम सम की बात करें तो कोई सी दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब a प्लस बी ग्रेटर दैन सी, b प्लस सी ग्रेटर दैन a और c प्लस ए ग्रेटर दैन b होना चाहिए। अगर सम करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डिफरेंस करना है तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये ट्राइंगल्स की लेंथ नहीं है। जैसे अब हम, उसने कहा गिव रीज़न, पहले मैंने इनको नेम दे दिए ए बी सी का, मैंने ए और बी को प्लस किया तो वो सी से ग्रेटर आ गया, ये तो ठीक हो गई बात। फिर मैंने बी और सी को प्लस किया यानी 7 और 3 को, वो उसके ग्रेटर आ गया, 10 ग्रेटर दैन 4, तीसरी साइड के से ग्रेटर है। जब मैंने इसकी तीसरी कंडीशन को सोल्व किया तो जब दो साइड का मैंने सम लिया तो उसका सम जो वो तीसरी से ग्रेटर ही नहीं हुआ, वो तो तीसरी के इक्वल आ गया, हालांकि उसको ग्रेटर होना चाहिए था। तो ये जो है वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई। दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज सम ऑफ माइयर ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। इसको भी तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए था, जिसकी वजह से यही रीज़न है कि ये तीनों साइड्स ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 इसकी जो है वो रिव्यू की बात करते हैं। बहुत छोटे, ये ऑलरेडी रिव्यूज़ बहुत छोटी थी, अब तो स्मार्ट सिलेबस की वजह से जो है वो और कंप्रेस हो गई हैं। चैप्टर नंबर 14 का नेम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट इसके कुछ रिव्यू के क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6। तो रेशो की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, दो एक जैसी मिकदारों में जो ताल्लुक़ होता है उसे रेशो कहते हैं। जैसे ए रेशो बी, इसको यूँ डिनोट करते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, यानी दो रेशोज़ में बराबरी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट एक बात पहले मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, एक ऐसी लाइन जिसकी जो उस किसी बेस की या किसी भी साइड के पैरेलल है, यानी पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है एम एन वाली लाइन के, तो ये जो पैरेलल लाइन है ना वो इसकी साइड्स में एक रेशो से इसको डिवाइड करेगी। मतलब एक फ़र्ज़ करें एक साइड इधर आ गई, एक साइड इधर, या दो इधर आ गई एक इधर आ गई, ऐसे। मतलब वो जो लाइन जो पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, वो लाइन उसकी ऑपोजिट लाइंस जिसके साथ वो जिनको वो कट कर रही है, एक एल एम वाली लाइन को कट कर रही है, एक एल एन वाली लाइन को कट कर रही है, तो ये लाइन इनको एक रेशो में कट करेगी। तो वो रेशो का एक फार्मूला होता है, मतलब एल पी ओवर एल एम इज इक्वल टू एल क्यू ओवर एल एन, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। अब हमें ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा है कि एल एन जो है फाइंड करें। मैंने ये फार्मूला लगा दिया, एल पी ओवर एल एन, यानी एल पी इतना है और एल एन मुकम्मल लाइन, इधर एल क्यू सिर्फ इतना है और एल एन जो है वो मुकम्मल लाइन है। इनमें रेशो जो है वो इक्वल होती है। इन एल पी की वैल्यू है 2.5, एल एम की वैल्यू है 5, एल क्यू की वैल्यू है 2.3 और एल एन हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, एल एन उधर जाके 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 उधर जाके 2.3 से मल्टीप्लाई हुआ। 2.3 से मल्टीप्लाई हो तो 11.5 आ गया। अब ये जो 2.5 है ये उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास इस एल एन की वैल्यू आ गई 4.6। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के, एल एम वैल्यू दी गई, एल क्यू दी गई है, क्यू एन एल पी पूछे हमसे। अब देखिए
फार्मूला तो वही है एल पी ओवर एल एम इज़ इक्वल टू एल क्यू ओवर एल एन। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो साइड्स नहीं है। पहले हमने एल एन वाली साइड जो मालूम कर ली। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है। एल एन वाली साइड किसके बराबर है, यानी एल क्यू और क्यू एन को जमा करें। अगर एल क्यू और क्यू एन को जमा करें तो टोटल एल एन बन जाएगी। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। एल क्यू हमारे पास 2.5, क्यू एन हमारे पास 5 है, दोनों को ऐड करें 7.5। ये एल एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने यहाँ पर पुट कर दी। एल पी ओवर 6 2.5 और एल एन की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 15 आ जाएगा। 7.5 पे डिवाइड कर दें 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक हमारे पास ट्राइंगल है एल एम एन, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है एल एम एन। एल ए जो है वो एंगल एल को बाइसेक्ट करता है। ये जो एल ए वाली लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब है कि हाफ एंगल इधर आ जाएगा, हाफ एंगल इधर आ जाएगा। एल एन की वैल्यू दी गई है, एल एम की वैल्यू दी गई है, एम एन की, और ए एन हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो फ़र्ज़ करें मैंने इतने हिस्से को एक्स का नाम दे दिया, तो फिर ये वाली लाइन क्या हुई, मुकम्मल एक्स है उसमें से 8 माइनस कर दो तो 8 माइनस एक्स हमारे पास आ गई। फार्मूला वही, फार्मूला लिखा हुआ है एम ए ओवर एन ए इज़ इक्वल टू एल एम ओवर एन एल या एल एन। ये फार्मूला हमने लिखा है ऊपर, और इसी फार्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट की। एम ए हमारे पास एक्स है, एन ए एक्स माइनस 8 और एल एम 6 है, और ये 4 है एल एन। ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 6 दोनों से मल्टीप्लाई होकर 48 और 6 आ गई। ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का हो गया, और ये ऐड हो गया 10 हो गया, 10 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो एम ए हमारे पास आ गया 4.8। तो स्टूडेंट एम ए देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है एम ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है एन ए। अगर हम इन दोनों को एन ए, यानी अगर टोटल लेंथ हम देखें तो हमारे पास एम एन वाली जो लाइन है वो दोनों को सम करने से बनती है। देखिए एम एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए। एन ए तो हमने फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसमें से माइनस करो 3.2, ये हमारे पास जो है वो एन ए साइड आ गई। अब स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दी गई और कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये वाली पी क्यू साइड जो है वो पी आर के इक्वल होगी। अब पी क्यू हमारे पास 10 है और पी आर हमारे पास एक्स है, यानी ये तो एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब ये अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्यू एम जो साइड है वो एम आर के इक्वल है, तो क्यू एम हमारे पास 6 है और एम आर वाई है, ये वाई की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है वो भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारी चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 का नाम है पैथागोरस थ्योरम। बहुत आसान है, पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो इसकी एक्सरसाइज है 15, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। एक मैंने कर दिया, एक आप खुद कर दें। उसने हमें 3 साइड्स दी हैं। मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की, वितर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, कायदे अमूद का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, बेस हमारे पास ए है, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास सी है। क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये तीनों जो हमें साइड्स दी गई हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं। हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अगर तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से दोनों तरफ साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो ये तीनों साइड्स जो हैं मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई सिर्फ उसी ट्राइंगल पे होता है जो राइट एंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो हमने इन सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और 5 का ये दोनों ऐड होकर 169 है, इसका ये भी 169 है, तो दोनों साइड्स हमारी बराबर है। इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इसका 4th वाला पार्ट आप खुद ही कर लीजिएगा।
अब स्टूडेंट हम इसके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड x, बस x की वैल्यू हमें जो है वो मालूम करनी है और हमें कुछ साइड्स दी गई हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और कहा गया कि ये जो है ना ये बेस की जगह पे लिखना है आपने x जो है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना के इसको बेस की जगह पे लिख दिया, 17 है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख दिया ये 18 है। फार्मूला लगा दें हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास 17 है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 17 है, इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास x है, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 8 है, इसका स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, एक्स स्क्वायर वैसे ही 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 इधर प्लस और उधर जाके माइनस होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आ गई। तो स्टूडेंट आप दोनों तरफ का स्केल लें तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है और दो ट्राइंगल्स, हमें डायग्राम बनी होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, दो डायग्राम नज़र आ रही हैं। पहले मैंने ADC, हमने इसमें मालूम करना है x। तो अब देखें ये जो 12 है ना, ये तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करके आंसर आता है, मतलब ADC। तो आप ADC ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये वाली ट्राइंगल बनती है, ये वाली। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर पहले हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, इसका स्क्वायर, बेस 5 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर हो गया 25, परपेंडिकुलर वैसे ही है, 25 उधर जाके माइनस हो गया और 1 इसमें से माइनस 44 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस ट्राइंगल में x है, हमने पहले ये वाली साइड मालूम किया है इस ट्राइंगल को सोल्व करके। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब इधर वाली ट्राइंगल की बात करते हैं हम। इन ट्राइंगल ABD वो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वही है, पर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 225, बेस स्क्वायर, और ये हो गया 144, ये उधर जाके माइनस हुआ तो 81 आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर लीजिए तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। अब स्टूडेंट इसका एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही कीजिएगा, वो मैंने छोड़ दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक जो हमारे पास लैडर है वो एक दीवार के साथ लगी हुई है, दीवार की तरफ झुकी हुई है, जबकि उसकी बेस दीवार के साथ लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर और उसकी लैडर की लेंथ जो है वो 17 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन से दीवार पर कितनी हाइट पर लगी होगी, मतलब ये टोटल हाइट हमने जो है वो फाइंड करनी होगी। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 17 का स्क्वायर, ये बेस है 8 का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर h है जो हमने फाइंड करनी है। 17 का स्क्वायर 289, बेस है 8 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास 225 आंसर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 15 मीटर आंसर में आ गया। अब स्टूडेंट हम इसकी रिव्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी रिव्यू का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 4 पार्ट हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं, किसी में बेस फाइंड करना है, किसी में परपेंडिकुलर और किसी में हाइपोटेन्यूज। मैं इसका 4th वाला पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। इसमें जो है हमने जो परपेंडिकुलर है x वो फाइंड करना है, यानी जहाँ भी x है वो बस फाइंड करना है। फार्मूला वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट, बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है 1, उसका स्क्वायर है x स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस x स्क्वायर, 1 उधर जाके माइनस हो गया 1 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास आंसर 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 है वो भी कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट हम लास्ट रिव्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 17 है वो ज्योमेट्री का है, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे क्लासेस में। तो चैप्टर नंबर 16 का नेम है थ्योरम रिलेटेड विद एरियाज। अब इसके सिर्फ रिव्यू के क्वेश्चन दिए गए, यानी रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स दिए गए और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, बस आपको मिल जाएंगी, आप सर्च कीजिएगा, ना मिले तो हम नेक्स्ट जो है वो उसको डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे।
ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है, रेक्टेंगल, और काय के इसका एरिया फाइंड करना है। ये फ़र्ज़ करें इसकी बेस है या ये हाइट है, ठीक है, या विड्थ है, ये लेंथ है, ये एक लेंथ है एक विड्थ है। तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ ये है, विड्थ हमारे पास 3 है, तो मल्टीप्लाई होके 18 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, वहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है, ये है स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और उसने हमें एक साइड दी गई है, हमें एक साइड दी गई है लेंथ 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है। तो पैरेललोग्राम में ये हाइट होती है, यानी हाइट का मतलब है कि ये एक लाइन है, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान का डिफरेंस या डिस्टेंस, उसे हाइट कहते हैं। ये आपके पास बेस है और ये हाइट है। डायग्राम आपकी बुक पर बनी हुई है, ये बेस हो गई है, ये हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई करें 32 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दी गई है और इसकी बेस भी दी हुई है और इसकी हाइट भी दी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 ये बेस है, ये हाइट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 160 आ गया, 2 पे डिवाइड करें तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है वो ज़रूर समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।